Hello friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our unit number 13 of AFM which is based on preparation of final account. तो दोस्तों हम लोग समझेंगे कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों हमारा फाइनल अकाउंट इस पार्टिकुलर लेक्चर में. सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. तो दोस्तों फाइनल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है हम लोग ये समझेंगे और उसके बाद कैसे प्रिपेयर किया जाता है. ट्रायल बैलेंस को समझेंगे दोस्तों. एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूँ, मैंने आपको बताया था जनरल कैसे बनता है, जनरल के बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, सॉरी जनरल के बाद लेजर आता है दोस्तों. एक बार मैं इसे दोबारा बताता हूँ. देखिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था कि सबसे पहले जनरल कैसे बनाया जाता है, हाउ जनरल इज प्रिपेयर, देन आफ्टर हाउ लेजर इज प्रिपेयर, हाउ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर, देन आफ्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है. ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है दोस्तों, और ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर बैलेंस शीट बनता है. तो इस प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को ही हम लोग फाइनल अकाउंट कहते हैं. ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले समझेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझेंगे, फिर बैलेंस शीट समझेंगे. और जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है बहुत सारे लेक्चर्स के माध्यम से. लेसन को शुरुआत करने से पहले दोस्तों जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको JIB मेड सिंपल के प्लान के बारे में आपको बता दूं. आपको यदि MCQs चाहिए, एक चैप्टर के लगभग 100 MCQs चाहिए, यानी 2000 MCQs का कवरेज है एक सब्जेक्ट का. आपको यदि कॉन्साइज नोट्स चाहिए, वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए सभी कंसेप्ट का, तो आप हमारे प्लान का हिस्सा हो सकते हैं. बेसिकली 500 रुपीज़ है वीडियोस प्लस PDF के लिए और ₹200 है मात्र PDF के लिए. डिटेल जानकारी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं. चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की दुनिया में और समझते हैं एक एक चीज़ों को. सबसे पहली बात दोस्तों, सभी बिजनेस में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बिजनेस का ये होता है कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाए. क्यों प्रिपेयर किया जाए ये सब हम लोग आगे देखेंगे. तो अल्टीमेट पर्पज यही होता है किसी बिजनेस का, टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ताकि जो स्टेक होल्डर है उनको पता चले कि हाँ जो ऑपरेशन हुआ है इंटरप्राइज का उस अकाउंटिंग पीरियड में वो कैसा हुआ है. तो जो फाइनल अकाउंट होता है वो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रिपेयर किया जाता है. तो अब अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है. क्योंकि ट्रायल बैलेंस पहले प्रिपेयर किया जाता है तभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है. तो पहला स्टेप है वो है दोस्तों लेजर. लेजर के बाद दोस्तों जब लेजर बैलेंस हो जाता है तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है. ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा बुक कीपिंग का मैनुअल सिस्टम होता है उसमें ट्रायल बैलेंस जो कॉमनली हम लोग प्रिपेयर करते हैं उससे पता करते हैं कि कोई पोस्टिंग एरर तो नहीं है, कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं है. आज के समय में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने इन सभी एरर को हटा दिया है और जो कि सॉफ्टवेयर आ चुका है, इसका मतलब कि ट्रायल बैलेंस का इंपॉर्टेंस कम हो गया है बुकिंग पर्पज़ के लिए. ठीक है, तो दोस्तों जनाब बात करते हैं कि पहला स्टेप जो है हमारा फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन का वो है ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन. तो ये जरूरी है कि हमें ट्रायल बैलेंस को परफेक्टली प्रिपेयर करें ताकि हमारे फाइनल अकाउंट में कोई एरर नहीं हो. अब दोस्तों एक टर्म आता है एडजस्टमेंट एंट्रीज. देखिए जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो भी अकाउंटिंग पीरियड में हो रहे होते हैं उसके कारण क्या होता है कि या तो डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने ऑफिस के लिए रेंट पे किया, ऑफिस के लिए रेंट पे किया, तो आपने क्या किया कि जो रेंट पेड अकाउंट था, जो आपका रेंट पेड अकाउंट था उसमें डेबिट कर लिया. ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि रेंट जो है पिछले महीना का था, मान लीजिए मार्च 2022 का था, ठीक है, उसको आपने अप्रैल में पे किया है. मार्च 2022 का रेंट मान लीजिए आपने अप्रैल में पे किया है, तो वहाँ पे रेंट पेड अकाउंट आपको ये नहीं बताएगा कि पूरे साल में कितना रेंट पे किया गया, क्योंकि आप एक महीना छोड़ के पे कर रहे हैं. तो दोस्तों जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी पीरियड हमारा 31 मार्च को खत्म होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है. किसके बेसिस पे, बैलेंस के बेसिस पे, जो कि रेंट पेड अकाउंट पे आएगा. ठीक है, तो ये आपको फेयर पिक्चर नहीं देगा क्योंकि मार्च का तो आप अभी तक रेंट दिए ही नहीं है. राइट, आप जो है अकाउंटिंग ईयर खत्म कब होता है, 31 मार्च को होता है, पता है ना आपको. 31 मार्च को आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है और आप जो रेंट पेड कर रहे हैं वो 1 मार्च का अप्रैल में कर रहे हैं. तो आप 31 मार्च का जो तक का जो डाटा आप लेंगे रेंट पेड का, वो आपको पिक्चर देगा क्या, सही नहीं देगा ना पिक्चर सही. ठीक है, वो फेयर पिक्चर देगा नहीं कितना रेंट पे हुआ. तो दोस्तों इसी कारण से आपको एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बढ़ा हुआ दिखेगा जबकि घटना चाहिए क्योंकि मार्च का रेंट तो आपने लिया ही नहीं है. तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक डेबिट एंट्री बनाया जाता है. ठीक है, एक डेबिट एंट्री बनाया जाता है दोस्तों रेंट का. 2022 का एक डेबिट एंट्री बनाया जाएगा. ठीक है, 2022 का जो मार्च महीना का रेंट है उसका एक डेबिट बनाया जाएगा ताकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बढ़ा हुआ ना दिखे. लेकिन कहाँ रेंट को पोस्ट करेंगे बताइए, कहाँ रेंट को पोस्ट करेंगे. क्या रेंट को पोस्ट करेंगे रेंट पेड अकाउंट में. जो डेबिट एंट्री हम पोस्ट करेंगे मार्च महीना का वो कहाँ पोस्ट करेंगे. तो दोस्तों जब एसेट और लायबिलिटीज़ को देखेंगे तो हम 5000 रुपये का हमारा क्या है, लायबिलिटीज़ है, और ये हमारे बैलेंस शीट में दिखना चाहिए. ठीक है, क्रेडिट बैलेंस में, कुछ अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस के फॉर्म में दिखना चाहिए. तो ये जो 5000 का क्रेडिट एंट्री होगा वो रेंट पेबल में होगा. ठीक है, हमारे किसमें, बैलेंस शीट में.
तो दोस्तों अब देखिए यही चीज़ है कि कुछ एडजस्टमेंट इंक्रीज करने पड़ते हैं जो कि हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं। जैसा कि मान लीजिए कुछ ऐसे एक्सपेंस है जिसको जो भी हुआ लेकिन हमने पे नहीं किया, है ना, एक्सपेंस हमारा इनकर हुआ लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर में हम नहीं पे किया, हम उसको बोलेंगे कि नहीं हम अगले फाइनेंशियल ईयर में पे करेंगे। हो सकता है ना ऐसा, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि आपको जो सैलरी मिला था मार्च का वो तो इनकर हो गया उस मंथ में, लेकिन आप उसे मतलब सैलरी तो ठीक है, सैलरी तो मार्च में था लेकिन आपने उसे अप्रैल में पे किया, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक एडजस्टिंग एंट्री करना पड़ता है लेजर में कि सैलरी अकाउंट को उधर से डेबिट करना पड़ता है और सैलरी पेबल अकाउंट को क्रिएट करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे खर्चा होते हैं दोस्तों आपके जिसको जो इनकर हो गए, खर्चा तो हो गए हैं लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए दोस्तों जो सैलरी पेबल अकाउंट है उसमें क्रेडिट करेंगे और सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे ताकि आपको फाइनेंस आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए उसमें आपको वो बढ़ावा ना दिखे। दूसरा एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो आपने पे कर दिया एडवांस में लेकिन अभी तक वो इनकर हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने मोबाइल का चार्जर या चार्ज पहले ही प्रीपेड वाला प्लान ले लिया है, तो आपने खर्चा तो कर दिया लेकिन अभी तक वो इनकर हुआ नहीं है सैलरी कुछ एक्सपेंस, तो वो उसके लिए भी एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों उसको आप एक्सपेंस ना मानकर उसको आप क्या मानेंगे, जो पर्सन उसे रिसीव किया वो डेटर मानेगा। उसके बाद कुछ इनकम ऐसे होंगे जो हो गए लेकिन अभी तक मिले नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने एफडी है, एफडी बनाया एक बैंक के साथ, जो कि बैंक कब देगी, आप जब मैच्योरिटी हो जाएगी तभी ना बैंक देगी। तो अकाउंटिंग के लिए ये जो इंटरेस्ट इनकम है, आपको एफडी से इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है वो एक्रू तो हो गया है लेकिन दोस्तों अभी तक आपको मिला नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर लेंगे, राइट। और उसके बाद कुछ इनकम ऐसे भी होते हैं जो रिसीव हो गए हैं लेकिन एक्टिव नहीं हुए हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप एडवांस रेंट का पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस सबको नहीं देना है, तो उसमें क्या करना है, रेंट रिसीव अकाउंट को डेबिट करना है। तो कहने का मतलब आपको एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए, तो ये सब बेसिक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, एडजस्टमेंट करना कहाँ जरूरी है। 4 केसेस मैंने आपको समझाया, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो हो चुके होते हैं लेकिन पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, ये 4 केस देखे आपने। अब दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए ट्रायल बैलेंस से। तो यदि हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दें तो उसका अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक किया जाएगा ट्रायल बैलेंस के माध्यम से, और फिर जो भी एडजस्टिंग एंट्री देना होगा वो देंगे, ठीक है, ये भी देना होगा, और उससे पता चलेगा हमें कि हमारा ऑपरेशन का रिजल्ट क्या है किसी अकाउंटिंग पीरियड में। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बेसिक पे लेकर चलता हूँ, कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस चैप्टर में, तो ये सब चीज़ मैं आपको आगे बताता हूँ कि किससे एंट्रीज कहाँ करना होता है। हाँ, पहले आते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को पहले ध्यान से समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमारे फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने का पहला स्टेज है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताता है या ग्रॉस लॉस बताता है जो कि आपने अकाउंटिंग ईयर में हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट आपको बताता क्या है दोस्तों कि एक अकाउंटिंग ईयर में आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, तो ग्रॉस लॉस कितना हुआ, दिस थिंग इज शोन बाय व्हाट, दिस इज शोन बाय ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे देखिए, इसका मेन कंपोनेंट है सेल्स। पहला कंपोनेंट क्या है इसका, सेल्स। दूसरा कंपोनेंट है आपका सर्विसेज। तो जो भी सर्विसेज आपने सेल जो भी किया और जो भी आपने सर्विस रेंडर किया है वो इसका कंपोनेंट है, और जो भी आपने सर्विस रेंडर किया है डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, ये सभी कंपोनेंट है किसके, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के कंपोनेंट है। पहला मैंने आपको सेल्स बताया, और जो आपका सर्विसेज रेंडर किया है क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब जरा फीचर्स देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, जगह फीचर्स है दोस्तों। सबसे पहला, ये पहला स्टेज है फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये दोस्तों केवल नेट सेल को रिकॉर्ड करता है, और जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS होता है उसे रिकॉर्ड करता है। उसमें भी कौन सा कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। नेट सेल को रिकॉर्ड करेगा ये, और ये अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाया जाता है। ये नेट सेल को रिकॉर्ड करेगा और COGS को रिकॉर्ड करेगा। तीसरा पॉइंट है कि इसका जो अकाउंट का बैलेंस होगा, किस अकाउंट का हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को बताएगा। और चौथा पॉइंट है कि जो भी इस अकाउंट का बैलेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, ये पहला स्टेज होता है फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने का। दूसरा है केवल नेट सेल को तो फ्रेंड्स नेट सेल को रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद दोस्तों इस अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट को बताएगा या ग्रॉस लॉस को बताएगा, और इसका जो बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, याद रखिएगा। अब जरा पर्पस बात करते हैं कि क्यों बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया जाता है ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सके, ग्रॉस लॉस निकाल सके किसी अकाउंटिंग पीरियड का। और ये जो अकाउंट होता है वो क्या होता है कि सेलिंग प्राइस को देखते हैं आप, गुड्स एंड सर्विसेज, आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचा उसका सेलिंग प्राइस क्या है, और जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। बेसिकली आप ये बताइए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बताइए ना, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही बेसिक फॉर्मूला होता है ना। तो आप क्या देखते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है,
ठीक है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज कितना है, दोनों को डिफरेंस निकालते हैं तब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो एक सिंपल लाइन में याद रखिए कि किसी भी अकाउंटिंग ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का सिंपल सा फंडा ये है कि हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, हम ग्रॉस लॉस निकाल रहे हैं। आप जरा सीखते हैं कि कैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे ग्रॉस सेल निकालते हैं, और फिर उसके बेसिस पे कैसे हम लोग प्रॉफिट कैसे पैसे जैसे हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कैसे हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, और उस बेसिस पे हम लोग कैसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को निकालेंगे। दोस्तों ये डायग्राम को देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो भी आइटम है आपके ट्रेल बैलेंस में, उसको कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। दो आइटम होगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो दोस्तों डेबिट बैलेंस आपको मैंने बताया था दोस्तों, याद रखिएगा कि जो ट्रायल बैलेंस बनता है उसका एक डेबिट बैलेंस होता है, उसका एक क्रेडिट बैलेंस होता है, याद है। डेबिट बैलेंस में दोस्तों हमारा एसेट शो करता है, यानी डेबिट बैलेंस में जो भी होगा वो एसेट होगा, और क्रेडिट बैलेंस में जो भी होगा वो हमारा लायबिलिटीज होगा। अब एक चीज समझिए, डेबिट बैलेंस में आपका जो अकाउंट मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक बताया था आपको रियल अकाउंट, याद है, एक बताया था आपको पर्सनल अकाउंट, और एक बताया था आपको नॉमिनल अकाउंट। 3 अकाउंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए तो काफी आसान हो जाएगा। पहली बात, ट्रेडिंग अकाउंट का मेन पर्पस समझ में आया ना, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस से लॉस निकालना। कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से घटाते हैं तो हमें मिलता है, या कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो हमें मिलता है। तो दोस्तों देखिए, डेबिट बैलेंस में आप मान लीजिए कि रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, आरपी लिख रहा हूं मैं। तो दोस्तों आरपी यदि आपके डेबिट बैलेंस में है तो आपको एसेट को शो करेगा दोस्तों, ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट को शो करेगा। मैंने बताया दोस्तों, एक रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट है तो आपके बैलेंस शीट का एसेट का पार्ट होगा, और यदि वो डेबिट बैलेंस का नॉमिनल अकाउंट है तो वो ऑब्वियसली एक्सपेंस एंड लॉसेस होता है। आपको पता है ना, नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंस एंड लॉसेस होता है उसी को तो डेबिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका नॉमिनल अकाउंट होगा दोस्तों, वो आपके ट्रेडिंग एंड वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस आपने प्रिपेयर किया, ट्रायल बैलेंस का 2 साइड होगा, डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। पहले आप आ जाइए डेबिट साइड में। डेबिट साइड में जो अकाउंट है वो रियल है या पर्सनल है, तो वो आपके बैलेंस शीट का एसेट का पार्ट होगा। डेबिट साइड में जो अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब आप आ जाइए क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड में 2 चीज हो सकता है कि वो अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट हो सकता है या प्रॉफिट अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो सकता है। तो क्रेडिट साइड में जो रियल अकाउंट होगा या जो पर्सनल अकाउंट होगा वो आपके बैलेंस शीट का लायबिलिटी का पार्ट होगा, याद रखिएगा। और जो हमारा क्रेडिट साइड का जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। तो प्लीज रिमेंबर, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, वही चीज आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए क्या लिखा है हमने कि डेबिट साइड में जो एसेट, डेबिट साइड जो होता है, तो या तो वो बैलेंस शीट का एसेट में शो किया जाएगा, या जो एक्सपेंस एंड लॉसेस है उसको हम लोग ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करते हैं। और जो क्रेडिट साइड का लायबिलिटीज है उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे, या जो रेवेन्यू इनकम है उसे हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, बेसिक सा कंसेप्ट है। अब जरा इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब जरा देखिए, आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने बना के रखा है, ईयर एंडिंग का ये ट्रेडिंग अकाउंट है। अब आपके सामने मैंने बना के रखा है, मैं एक एक कंपोनेंट को आपको समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला कंपोनेंट है कि सबसे पहला कंपोनेंट आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आपका 2 ओपनिंग स्टॉक। पहला क्या है दोस्तों? 2 ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे स्टॉक अकाउंट है। अब देखिए दोस्तों कि कौन कौन से एंट्रीज है, ठीक है। तो जो कि आपके स्टॉक जो होता है किसी एसेट साइड में, ठीक है, वो क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। आपको पता है ना स्टॉक कैसा अकाउंट होता है? प्लीज टेल, स्टॉक कैसा अकाउंट होता है दोस्तों? स्टॉक आपका रियल अकाउंट होता है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया है। स्टॉक रियल अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या शो करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना था जब हम बिजनेस को शुरू किए थे, जब हम बिजनेस को स्टार्ट किए थे, तो हम कितने बैलेंस को लेकर स्टॉक स्टार्ट किए थे, ये होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए स्टॉक अकाउंट में कोई एंट्री ही नहीं है, तो हमको पता चलेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में हमने लिखा है, ओपनिंग स्टॉक हमने डेबिट साइड में लिखा है, ठीक है। तो जो भी अमाउंट जो स्टॉक अकाउंट में डेबिट होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब देखिए क्या है ये। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका खर्चा है, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया था ना ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है उसमें जो भी आपका एक्सपेंस होते हैं, जैसे आपको देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, वेजेज हो गया, फ्रेट इनवार्ड हो गया, ठीक है, कैरेज इनवार्ड हो गया, कार्टेज इनवार्ड हो गया। मतलब आपको चीज़ मंगा रहे हैं तो आपको खर्चा पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपके क्या है? खर्चा है ना दोस्तों, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर योर एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमारा एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट को हमेशा किधर शो किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है, पता है ना आपको? चलिए, बेसिक सा कंसेप्ट है। तो ये सभी को हम लोग डेबिट साइड में शो करेंगे। अच्छा, उसके बाद जैसा क्रेडिट साइड में आ जाइए तो आपको जो सेल्स से पैसा मिला है,
ठीक है, उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए, उसी तरह परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दीजिए। तो दोस्तों उसके बाद एक एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब जरा देखिए, दीज आर आवर क्रेडिट साइड, दीज आर आवर डेबिट साइड। मान लीजिए इसका वैल्यू निकला ए, इसका वैल्यू निकला बी। यदि ए बी से ज़्यादा है, यानी कि आपका खर्चा जो है आपका डेबिट जो है आपके क्रेडिट से ज़्यादा है, आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा दोस्तों। और ये लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कितना लॉस हुआ है। और यदि बी ए से ज़्यादा है, बी मतलब क्या, आपके टोटल क्रेडिट का सम, और डी मतलब कि आपके टोटल डेबिट का सम। तो क्रेडिट यदि ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहाँ पे शो करेगा इसे, और ये आपके कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। दोस्तों ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया, इसमें क्या क्या चीज़ शो करते हैं। पहले ओपनिंग स्टॉक शो करेंगे, उसके बाद जितना भी खर्चा है, वेजेस, सैलरी, फ्रेट इनवार्ड, कैरेज इनवार्ड, कैरेज आउटवार्ड, परचेजेज, सभी को हम लोग शो करेंगे। और उसी तरह क्रेडिट साइड में दोस्तों हमारा जो भी इनकम है, हमारा जो भी रेवेन्यू है, जैसे हमने सेल्स किया तो रेवेन्यू आया, ठीक है, तो ये सभी शो करेंगे। दोस्तों ये बेसिक सा कंसेप्ट है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है आपने समझ लिया। एक बेसिक चीज़ तो ध्यान में आ गया होगा ना दोस्तों, कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में क्या होता है, क्रेडिट साइड में क्या होता है। वेरी गुड। अब जरा हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पॉइंट टू रिमेंबर। क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताता है या ग्रॉस लॉस बताता है। कैसे ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये डायग्राम पे आप दोबारा आ जाइए। अभी हम लोग कोई एग्जाम्पल करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट तब होता है जब आपका क्रेडिट साइड आपके डेबिट साइड से ज़्यादा होता है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। सिंपल सा लॉजिक है। प्रॉफिट कब होगा, जब आपका जितना भी क्रेडिट है, ठीक है ना, आपका जितना भी क्रेडिट है वो आपके डेबिट से क्या हो, ज़्यादा हो। और तो ये कौन बताता है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट से तो पता चलता है। ये जो हमारा फॉर्मेट है किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का है, ठीक है, फॉर ईयर एंडिंग। तो ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट से आपको पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस लॉस कितना है। दूसरा चीज़ आपको ट्रेडिंग अकाउंट ये बताता है कि ग्रॉस प्रॉफिट को आप एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ कि इक्वेशन कैसे बताएंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट का। तो सिंपल सी बात है, आप नेट सेल पहले लिख दीजिए, नेट सेल कितना आपको हुआ है, उसमें से आपका जो COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस कर दीजिए तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। वही तो चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक बार मैं इसे इरेज करता हूँ फिर मैं समझाता हूँ दोस्तों। जो मैं आपको फॉर्मूला बताया उसी को मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। देखिए मैं सबको इरेज कर देता हूँ दोस्तों। ओके, नाउ इट हैज बीन इरेज। अब देखिए समझिए बात को। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर सेल्स। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप जब इन दोनों को सेपरेट करेंगे तभी तो आपको ये मिलेगा। वही तो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि नेट सेल्स माइनस COGS। अब नेट सेल्स कैसे निकालेंगे, व्हाट इज नेट सेल्स, तो टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। देखिए यहाँ पे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे आप इसको समझिए। पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को समझने के लिए। मान लीजिए एक साल में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैं आपको फॉर्मूला याद करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको तुरंत याद करवा दूंगा। मान लीजिए एक साल में दोस्तों आपने 1000 कलम खरीदा, क्या खरीदा, 1000 पेन खरीदा, ठीक है, 1000 पेन खरीदा और 20,000 रुपये में खरीदा। कितने रुपये में खरीदा, 20,000 रुपये में खरीदा, ठीक है। तो आपने कुछ पेन को बेच दिया 16,000 में, कुछ पेन को बेच दिया 16,000 रुपये में, ठीक है, कैश बेसिस पे। और आपको जो है खर्चा लगा, जैसे मान लीजिए कुछ कैरेज इनवार्ड, मैं कुछ चीज़ को आपने इतना पेन को मंगाया होगा तो कुछ खर्चा लगा हो ना कैरेज इनवार्ड का, वो लगा आपको 500 रुपया। तो 16,000 में आपने बेचा और इतना आपको खर्चा लगा था एक्स्ट्रा 500 रुपया। तो इस इन्फॉर्मेशन से क्या पता कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ पेन सोल्ड कितना है, नहीं पता कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या बताया हूँ कि आपके पास आपने परचेज किया था 1000 पेन खरीदा था 20,000 रुपये में, और आपने उसे बेच दिया, आपने कुछ पेन बेचा, सब पेन नहीं बेचा, कुछ पेन 16,000 में बेचा, और आपको जो 20,000 रुपये जो आपने पेन मंगाया था ना, तो मंगाने का कॉस्ट पड़ा था आपको 500, यानी कैरेज इनवार्ड जिसे कहते हैं हम लोग। तो क्या इस बेसिस पे आप बता सकते हैं क्या कि कॉस्ट ऑफ पेन सोल्ड कितना, मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या है पेन का, नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था साल के शुरुआत में, राइट। तो आपको ओपनिंग बैलेंस पता होना चाहिए, ठीक है, और कितना पेन हमारे पास और बचा हुआ है जब हमने 16,000 का बेच दिया, और कितना बचा हुआ ये पता होना चाहिए ना, तभी तो आप बता पाएंगे कि आपका एक्चुअल सेल्स कितना का हुआ है। तो दोस्तों हमें पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको कुछ और जानकारी देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक जो है पेन का था 1000 रुपया, मतलब आपके पास 1000 रुपये का पेन था साल के शुरुआत में।
और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 8,000 रुपये। ये भी मान लीजिए आपको 2 जानकारी मैंने दे दिया। तो आप COGS आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा कि हमने स्टार्ट किया था साल को 1,000 पेन से, मतलब मान लीजिए साल यहाँ स्टार्ट हुआ, 1,000 पेन था हमारे पास, 1,000 रुपये का पेन था, 1,000 पेन नहीं था, 1,000 वैल्यू का पेन था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 20,000 का पेन खरीदा, 20,000 रुपये का पेन खरीदा, ठीक है। और मेरा एक्सपेंस कितना हुआ, माइनस कर दीजिए, -500 रुपये का हमारा एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ, ठीक है। और कुछ को मैंने कितने में भेजा, कुछ को मैंने 16,000 में भेज दिया, ठीक है। और फिर जो हमारे पास बचा कितना, तो बचा कितना बताइए ना, कितना बचेगा। तो आपका 21,000, हाँ स्टॉक जो था, हाँ ये भी आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 8,000 का, तो 8,000 का स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, ये भी दिया हुआ है दोस्तों। तो COGS आपका कितना हो गया दोस्तों। COGS कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले आप 1,000 ले लीजिए जो ओपनिंग स्टॉक था, उसमें आप जो है 20,000 जो आपने खरीदा वो कॉस्ट ले लीजिए, उसमें 500 आप घटा दीजिए, उसमें आप जो है ये जो आपको बचा 16,000 आपने बेचा, इसको आप क्या कर दीजिए दोस्तों, हाँ तो ये आपका 16,000 है और ये आपका 8,000 आपको फाइनली बचा है, 16,000 को आपने बेच दिया, राइट। तो COGS के निकालने का सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ दोस्तों, इसको यहाँ समझिए। देखिए पहले ओपनिंग स्टॉक कितना था, 20,000 का था, उसमें 1,000 जोड़िए तो कितना हो गया, 21,000 हो गया। 21,000 में से 500 हो गया तो कितना हो गया, 20,500 हो गया, 2500 हो गया। फिर 16,000 का आपने और बेच दिया, 16,000 का आपने और बेच दिया, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों, 16,000 का आपने और बेच दिया, तो इसको यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20,500 से आपको, तो दोस्तों आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम समझ सकते हैं कि हमने 20,000 को 1,000 में जोड़ा, ठीक है। तो हमें पता चला कि उस साल में कितना स्टॉक था हमारे पास अवेलेबल, और फिर उसको हमने क्या किया, इस 8,000 से माइनस किया, 8,000 से माइनस किया, ठीक है। तो पता चलेगा हमें कि कितना गुड्स जो है अनसोल्ड है, समझ रहे हैं बात को, कितना गुड्स जो है अभी बचा हुआ है। 20,000 में से 1,000 बचा, तो 1,000 जोड़ा हमने, तो हमें पता चला कि टोटल स्टॉक कितना अवेलेबल है हमारे पास, तो 21,000 का स्टॉक अवेलेबल है, उसमें से 500 घटा भी दिया जो कि हमारा एक्सपेंस था, ठीक है। तो 20,500 बचा, तो 20,500 का स्टॉक है हमारे पास, और साल के अंत में हमारे पास 8,000 का स्टॉक है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको कितना निकलेगा, आपको 13,500 मिलेगा ना। 13,500 आपको क्या बताएगा, आई थिंक इट इज 12,500। तो 12,500 आपको क्या बताएगा दोस्तों कि कितना स्टॉक जो है आपने साल में बेचा, राइट। इट विल टेल यू दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको COGS का फॉर्मूला आप देखिए कितना आसान हो गया समझना। मैं आपको आप फॉर्मूला लिख देता हूँ दोस्तों। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा COGS का, बस इस एग्जाम्पल को याद रखिए। तो आपका जो परचेज है वो ले लीजिए, प्लस आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो ले लीजिए। जैसे यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक 1,000 है, 1,000 हुआ, फिर आपने परचेज कितना किया, 20,000 का परचेज किया, माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए, यानी 8,000 का क्लोजिंग स्टॉक इसको माइनस कर दिया आपने, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा है उसको माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 16,000 का कोई रोल नहीं है, 16,000 जो आपके पास बचा था कुछ समय बाद, उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, नथिंग टू डू विद दिस। तो ये आपका COGS का फॉर्मूला है। परचेज कितना का किया आपने, 20,000 का पेन परचेज किया, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 1,000 का था, क्लोजिंग स्टॉक कितना है और एक्सपेंस कितना है, दोनों को माइनस कर देना है। तो आपको चीज में वही मैंने लिखा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज कॉल्ड COGS फॉर्मूला। समझ में आएगा दोस्तों। चलिए, तो नेट सेल कैसे निकालते हैं, टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न। अच्छा, नेट परचेज कैसे निकालेंगे, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। इस प्रकार से आप नेट परचेज निकालेंगे। तो ये 2-3 फॉर्मूला को याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा दोस्तों, एक और चीज याद रखिएगा, कैरेज इनवार्ड को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं। मैंने डेबिट साइड में ही दिखाया ना, देखिए कैरेज इनवार्ड को कहाँ दिखाया है, डेबिट साइड में, है ना। देखिए यहाँ पे दिखाया है कैरेज इनवार्ड को डेबिट साइड में दिखाया है मैंने, ठीक है। तो कैरेज इनवार्ड को डेबिट साइड में दिखाया और कैरेज आउटवार्ड को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाया है, ठीक है। तो कैरेज इनवार्ड को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं और कैरेज आउटवार्ड को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। रिटर्न इनवार्ड को सेल्स में डेबिट करते हैं, सेल्स से डिडक्ट करते हैं, और रिटर्न आउटवार्ड को परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट से डिडक्ट करते हैं। चलिए एग्जांपल करते हैं तो और ये चीज़ और क्लियर होगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, एग्जांपल से चीज़ें क्लियर होंगे दोस्तों। देखिए आपको कह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करो, 31 मार्च 2008 का कुछ बैलेंसेस आपको दिया हुआ है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ये देखिए आपको दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक इतना का है, सेल्स इतना का है, फ्रेट इतना का है, कैरेज इनवार्ड इतना का है, सेल्स टैक्स पैक पेड इतना का है, वेजेज इतना है, रिटर्न आउटवार्ड इतना है, परचेज इतना है, रिटर्न इनवार्ड कितना, ऑथराइज ड्यूटी इतना है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 20,000 का, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000 का। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना का है, 10,000 का, तो 2 ओपनिंग स्टॉक लिख दिया हमने 10,000। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, परचेज अकाउंट। अब परचेज में से जो हमारा परचेज इनवार्ड है उसको, रिटर्न इनवार्ड है उसको माइनस कर दीजिए। तो परचेज कितना का हमने किया, देखिए दोस्तों परचेज हमने किया
1 लाख का, और रिटर्न आउटवार्ड माइनस करना है, इनवर्ड नहीं, रिटर्न आउटवार्ड जो है कितना का 8,000 का। इन दोनों को माइनस कर दिया तो आपको टोटल आपको परचेज मिल जाएगा। मैंने अभी बताया ना परचेज का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद देखिए परचेज का फॉर्मूला क्या, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज तो हमें क्या था 1 लाख का, लेकिन ये रिटर्न हो गया 8,000, 92,000 हो गया आपका टोटल। उसके बाद दोस्तों वेजेज जितना भी खर्चा है उसको लिखते हैं, अभी मैंने बताया था ना एसेट साइड जितना भी खर्चा होता है वो लिखते हैं, नॉमिनल अकाउंट को लिखते हैं। तो ये हमारा डेबिट साइड है। तो यहाँ पे देखिए वेजेज हमारा यहाँ पे वेजेज कितना का है 5,000 का। फिर क्या है कैरेज इनवार्ड तो बोला था मैंने, यहाँ पर ये कैरेज इनवार्ड को कहाँ लिखते हैं, डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। तो कैरेज इनवार्ड को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे, कितना का है 1,000 का कैरेज इनवार्ड है, 1,000 माइनस कर दीजिए। ऑक्ट्राई ड्यूटी भी हमारा खर्चा है 2500 का। और फिर ये यहाँ तक का हमारा ये बना, ठीक है। चलिए इसको भी मत देखिए, ये कैसे बना मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आ जाइए क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में पहले क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। सेल्स में से जो हमारा रिटर्न सेल्स है उसको माइनस कर देंगे। कुछ रिटर्न सेल है क्या, तो सेल टैक्स है। सेल टैक्स आपने 15,000 का पे किया है, 1,70,000 का सेल है, उसमें 15,000 माइनस कर दिए यानी 1,55,000 है। और कुछ रिटर्न्स भी है दोस्तों, रिटर्न्स कितना का है, रिटर्न सेल्स रिटर्न है 5,000 का, यहाँ देखिए लिखा है, तो 5,000 माइनस कर दिए 1,50,000 का आपका सेल्स हो जाएगा। और फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना का है 20,000 का है। अब मैंने क्या बताया था दोस्तों, अब याद कीजिए। अब आपको बताना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो कैसे निकालिएगा दोस्तों, तो सिंपल सी बात है कि आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, आप यहाँ पे यदि आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, देखिए ये टोटल ऐड कर लीजिए, ये कितना निकल रहा है 1,70,000 निकल रहा है ना, 1,70,000, ठीक है। अब आप इधर देखिए, इधर इन सभी को ऐड कीजिए, इन सभी को ऐड कीजिए दोस्तों, इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा बताइए, ये हो जाएगा 1,02,000। और उसके बाद दोस्तों ये 6,006, मतलब इन सभी को ऐड करेंगे ना, मैं ऐड करके बता देता हूँ दोस्तों आपको। ये देखिए 92,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा 1,02,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 6,000 प्लस 8,500 यानी कि 005 ये हो जाएगा 1,381 और ये हो जाएगा आपका 93,500 आ जाएगा, 93,500 आ जाएगा। समझ रहे बात को, 93,500 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे 1,70,000 और यहाँ पे 93 दोनों को माइनस कर लीजिए। 1,70,000 में से 93,500 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो ये लगभग आपका आएगा 59,500। तो मैंने बताया था ना कि आपका नेट प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका सेल्स जो है वो आपके कॉस्ट ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट इधर शो किया, और यदि ये ज़्यादा है तो यहाँ पे शो करते ग्रॉस लॉस के टर्म में, याद है ना, अभी मैंने बताया था ना। और अल्टीमेटली हमारा दोनों साइड बैलेंस होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा सेल जो है, सेल है हमारा 1,70,000 का, और कॉस्ट जो हमको लग रहा है वो मात्र कितना का लग रहा है 93,500 का। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है वो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमें देगा। तो यही होता है ट्रेडिंग अकाउंट का काम, आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितना हुआ है। समझ में है दोस्तों, दिस इज द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड इट टेल्स यू व्हाट इज द टोटल ग्रॉस प्रॉफिट दैट यू हैव इनकर्ड। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप COGS निकाल के बताइए COGS कैसे निकलेगा। अभी मैंने आपको COGS का फॉर्मूला बताया था ना, याद कीजिए पेन वाला एग्जांपल। पहले क्या किया था, पेन हमको कितना में दिया था, पेन हमको दिया था दोस्तों 1,000 इसका ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों हमारे परचेज कॉस्ट जो हमें निकला था वो कितना था 21,000 का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसमें जो हमें एक्सपेंस लगा था, खर्चा लगा था 500 रुपये का लगा था। क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 8,000 का, ठीक है, ऐसा ही था कुछ 8,000 का था। और उसके बाद दोस्तों उसमें और क्या था, क्लोजिंग स्टॉक के बाद एक और चीज़ था दोस्तों, क्लोजिंग एक बार देख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ, और क्लोजिंग स्टॉक के बाद आपका था एक्सपेंसेस। चलिए ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, आप जरा इसके लिए आप COGS निकाल के दिखाइए। COGS निकालिए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिए कितना 1 लाख का, 1 लाख का आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों परचेज किया आपने 2,80,000 का, 2,80,000 का आपने क्या किया दोस्तों, परचेज किया 2,80,000 को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या किया, जो आपका वेजेज है ओपनिंग स्टॉक, COGS में क्या बताया था दोस्तों 1 लाख का तो ओपनिंग स्टॉक था, खरीदा आपने खरीदारी किया 2,80,000 का। उसके बाद आपको जो खर्चा लगा वेजेज और फ्रेट इसको माइनस करना है ना, 2,3600 माइनस कर दीजिए। कैरेज इनवार्ड क्या बताया दोस्तों, ये डेबिट होता है, राइट, ये भी डेबिट होगा, कैरेज इनवार्ड भी डेबिट होगा। तो दोस्तों देखिए क्या रहा है कि 2,80,000 और 1 लाख कितना हो जाएगा, 3,80,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब आपका कॉस्ट ही तो है, ये सब आपका कॉस्ट ही है ना, वेजेज फ्रेट कैरेज सब खर्चा है आपका, सबको जोड़ दीजिए, 3,86,600 तो आपका खर्चा हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक कितना का है, तो क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा ना आपको, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 80,000 का, तो माइनस कर दीजिए 80,000, ठीक है। 80,000 माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा। मतलब सिंपल सी बात है, ओपनिंग स्टॉक ले लीजिए प्लस उसमें क्या कीजिए कि आपका जो भी परचेज कॉस्ट है उसको ले लीजिए, उसका जो भी आपका खर्चा हुआ है उसको जोड़ दीजिए, उसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या दे देगा COGS दे देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है COGS, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगला लेक्चर पेड मेंबर को अवेलेबल रहेगा। कैसा लगा आपको लेक्चर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको सीओजीएस समझ में आया कि नहीं आया, आपको ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, किन किन डिटेल को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, इज ऑल दिस थिंग क्लियर और नॉट, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पेड मेंबर के लिए। यदि आप इस तरह की वीडियोस को चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं आपको इस तरह के वीडियोस, कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करूंगा अपने सारे जेआरडी के टॉपिक्स के लिए। धन्यवाद।